हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की कृपा है। कई कई कारणों से कई लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन ये मान के चलो कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भारत को ऐसे ही नहीं मिलता है। ये परमात्मा की दया है। मैं इसको इस कारण से भी कह रहा हूं कि जब मैं जापान की यात्रा पे था और जापान में उनके क्योटो नामक शहर में मंदिरों के उस शहर में जब मैं दर्शन करने गया तो मैंने तो वैसे भी इस बात को कहा ही था कि हमारे बीच में जापान का संबंध कैसा है कि जापान और हमारी संस्कृति दोनों की आपस की इतनी गहरी समझ है। हम भी आप बताइए, हमारे यहाँ हमारे तिरंगे पर हम अपना चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। और हमसे और बड़े वाले जापान, वो तो सीधे सूर्य देवता को ही लगा रहे हैं अपने यहाँ। अब आप बताओ कि ये इसको क्या बोलोगे? हमारे यहाँ हम सूर्य देवता के माध्यम से संस्कृति की अपनी जीवन की यात्रा का शुभारंभ मानते हैं, तो हमसे वो 3 कदम आगे, 3.5 घंटे पहले उनके यहाँ सूर्य नारायण आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो और बाद में आते हैं। और अपने बीच में भगवान बुद्ध की संस्कृति, गणेश जी, सरस्वती माता, 28 अलग अलग देवी देवता, वहां के बस इतना ही थोड़ा फर्क है कि हमारे यहाँ शिव शक्ति भगवान शिव में माना जाता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है अपना, मानते कि नहीं मानते? और उन्होंने ये जरूर कहा कि वहां वो सूर्य देवता को स्त्री रूप में मानते। तो हमने भी तो जो मानना मान लो। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर में कहीं भी आप मन बना लो, किधर का भी मन बना लो, दोनों को मिलाकर एक ही शरीर तो है, अलग अलग कहाँ है? तो हम अपने मैंने बताया कि वो तो बिछड़ा भाई है हमारा, जो हमको वापस मिल रहा है, ये आनंद हमको आ रहा है। हमारे लिए जापान की संस्कृति और बल्कि बदलते दौर में आने वाले समय में काम करने के लिए निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ हम जो अपनी झुक करके नमस्ते करते हैं, परमात्मा की दया से जापान के लोगों का तो विनम्रता के साथ, कई बार वो अपना झुक करके इतना विनम्रता के साथ नमस्कार करते कि दया आ जाती कि भैया इतनी बार मत झुके यार, इसे नमस्ते कर ले, खड़े खड़े क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो जो मजा है अपना, उसका अपना आनंद है। आपके साथ काम करते, अंदाज लगा लो हमारे काम की कर्मठता कैसी होती है कि जापान की फैक्ट्री में अगर हड़ताल करना है तो हड़ताल में तालाबंदी नहीं हो सकती। उदाहरण भी आपको ध्यान में होगा, मान लो जूता बनाने वाली फैक्ट्री है और हड़ताल करना, तो एक पांव का बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे रोज एक का बाद में बना लेंगे। हड़ताल भी हो गई, काम बंद नहीं होना, भले कुछ भी हो जाए। तो जो अच्छा, प्राइवेट कंपनी में रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं, जब तक शरीर चले तब तक काम करता रहेगा आदमी। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करने जाएंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैं इसको 2 कारण से स्मरण कर रहा हूं। जापान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होना चाहिए, ये उनने शुरुआत कर दी जब वो मुख्यमंत्री थे। उनने कहा विदेश के अंदर हमारे संबंध जिससे बने वो बने, लेकिन देश के बाहर कदम बढ़ाएं तो सबसे पहले जापान से संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये उन्होंने उस समय प्रारंभ किया और कई बार वो मुख्यमंत्री के नाते जापान यात्रा करते गए और जापान के माध्यम से पूरे हमारा जो एक संबंध बुद्धिज्म का भी है, बौद्ध संस्कृति का भी। अब ये बताओ, कभी उनको किसी का नाम बताएं तो अटपटा लगेगा,
लेकिन जैसे सम्राट अशोक की बात करो तो वो कोई भी भाषा समझे नहीं समझे, अशोक को देख के वो किंग अशोक ऐसा लगता है कल की बात है। मैं उनसे कहा भैया 2200 साल पहले की बात है, ये आज वालों को नहीं पहचान रहा लेकिन 2000 साल वालों को पहचान रहा। कितने आश्चर्य की बात, इतना गौरवशाली अतीत, इतने गौरवशाली बात को अपने आप धारण करके हम सब गौरवान्वित। और बौद्ध की संस्कृति जिसके माध्यम से आपको दिवो भव, अपन अपने आप को दीपक की तरह जलाते रहो और अपने अंदर आत्मा में परमात्मा है। मैं मान के चलता हूं कि जब ये सरकार के मुखिया होने के नाते से जब हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के माध्यम से अपनी सरकार काम कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके कारण से मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है, इस बात में कोई शंका नहीं। और जब विकास की बात आएगी तो केवल 1-2 क्षेत्र, 1-2 जिले आगे बढ़ जाए तो बात नहीं बनेगी। हमारे तो 55 जिले हैं और 55 जिले ही सबसे बढ़ के एक से बढ़कर एक। जैसे हम मजाक कर रहे थे कि आपके यहाँ किस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति करने की संभावना, हमने कहा आप उल्टा बोल रहे हो। किसी के 3-4 बच्चे और माँ बाप से पूछो सबसे लाड़का कौन है, अब उसका धर्म संकट हो जाएगा, सभी लाड़के। ऐसे हमारा पूरा प्रदेश का प्रत्येक जिला बड़ी संभावना वाला। और यहाँ पर खास बात जो अपनी अच्छी है, आप अंदाज लगा लो कि विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें हैं, उसमें से नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत, 5वें पे बेटा हमारा नंबर 5वें पे है, लेकिन तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी, 5वें पे हम। जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ किया तब हम 11वें नंबर पे थे। लेकिन अगर आबादी के रेशो में देख लो तो अब आबादी के रेशो में केवल 12 करोड़ के आसपास जापान है, लेकिन तीसरे नंबर पे, और हमारे यहाँ 145 करोड़ से आगे। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि आपके यहाँ उनके यहाँ कष्ट है, उनके यहाँ बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, नई आबादी एक तरह से न के बराबर। गांव में मकान अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, ट्रेंड लोग नहीं, अच्छी खेती बाड़ी करने वाले नहीं। और अपने पास भगवान की दया है, 145 को डबल हाथ से जोड़ो तो कितने हो गए। अकेले तो अपने मध्य प्रदेश में 9 करोड़ के आसपास हो रहा है, एक राज्य से पूर्ति कर दे। तो हमारे यहाँ ये जो मानव क्षमता है, एक तरह से संपदा हमारी, इसमें हर एक को काम के लिए हमारे यहाँ उनके बीच का एक तालमेल बहुत अच्छा रह सकता है। उनकी भी फैक्ट्री में लोग चाहिए या उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अपन अच्छे से अपनी अलग से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और अब जब उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ढंग से माल पहुंचाना है, तो मेरे से पहले वो हमारा दौरा जहां भी हो रहा था उसकी तैयारी करके वो बैठे और उन्होंने देखा कि वाकई में भारत में माल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहुंचाना है या दक्षिण एशिया के किसी देश में पहुंचाना है, तो मध्य में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। अब ये तो भगवान की दया ना, जोरदार अभिनंदन करो, परमात्मा की लीला कि हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि यहाँ अगर कोई फैक्ट्री लगती तो माल कहीं भी पहुंचा सकते। तो आने वाले समय में, आज तो समय की कमी है, लेकिन जैसे कि हमने कहा, हमारे यहाँ माननीय बीडी जी ने भी बोला है कि 24-25 की जो ग्लोबल इन्वेस्टर आपकी समिट होने वाली है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब अपन बड़ा अभियान लगा रहे हैं, तो अपनी इस मीटिंग की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आने के पहले हमारे लिए सभी देशों में अपना समान रूप से अपनी बात पहुंचे, उनको आमंत्रण पहुंचे। और सच मानो मैं तो वैसी बात करने गया कि ठीक है भाई, अपनी तरफ से जानकारी आ जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको ये बार बार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार से नहीं करना काम पड़ेगा, लगातार अपन बताते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और उसका परिणाम कैसे आया कि जब अपन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे से पहले विश्व का जिसका बड़ा नाम और जापान का सबसे धनी आदमी यूनिक्लो वाला हमारे पास आके रेडीमेड गारमेंट्स की उनकी अपनी फैक्ट्री, उनके पास इतना पैसा कि जापान की पूरी धनराशि का आधा धन तो अकेले उनके पास, और उम्र बहुत कमी है, 75 साल के हो रहे, लेकिन आज भी बिजनेस करने के लिए
हमारा समय जो नियत था उसमें मैं एक और कार्यक्रम में लेट हुआ तो वो 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। और शार्पनेस ऐसी कि रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से काम करना चाहते हैं, वो कपड़ों का पूरा उनका कारखाने का काम है। अकेले एशिया में उनके 3000 स्टोर है और उसके बावजूद भी जब उनसे बात करते गए तो उन्होंने कहा देखो मैं भी आ रहा हूं, मेरे साथ एक बड़ी कंपनी और आ रही है, लेकिन बड़ी कंपनी की एक कमजोरी है कि वो केमिकल और दूसरे काम भी करती, मैं तो रेडीमेड्स में ही बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारे अधिकारियों की जैसे आदत रहती है वो व्यापार करने वाले तो समझ जाते हैं, हर कोई तो समझता नहीं। तो हमने रेडीमेड की सब बातें बता दी और धीरे से वो वाली बात भी निकाली कि केमिकल में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस केमिकल वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा एक मिनट बोले पहले एक काम करना, मैं बैठूंगा और मेरे साथ काम करेंगे तो तुम केमिकल की बात निकालना भी मत, नहीं तो केमिकल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा, रेडीमेड में तुमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये व्यापार के कायदे हैं, आपको केवल एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना है। जब एक जगह बैठ जाएगा तो एक कदम से दूसरा कदम उठता है, एक कदम रखा तो आदमी जल्दी जल्दी चलता है। आप दोनों उठा लोगे तो समझो कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं मान के चलता हूँ ऐसी बहुत सारे अच्छे अनुभव के बाद मैं अपने इस प्रदेश की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, हमारे युवा मित्रों की दृष्टि से, और केवल युवा मित्र नहीं, हर एक कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, यहाँ वालों को काम मिल जाए, यहाँ वाले जाकर के वहां काम करें, ऐसे परस्पर एक दूसरे के साथ ये लंबे समय तक हमारे मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर अभिनंदन कर दो, जिनके कारण से कल का बजट हमको मिला। और बजट के लिए आपको ध्यान में होगा, हमने पहले ही ये चारों जो विभिन्न वीआईपी जातियां एक तरह से मान लेते हैं, ज्ञान जो माननीय मोदी जी ने शब्द दिया हमारे लिए, जी से गरीब, वाई से युवा और ए से अन्नदाता और एम से नारी, ये चारों सेक्टर के लिए हमारी सारी सरकार के 56 मंत्रालयों को हमने इसमें सीमित किया है। और सीमित करते करते हर एक की संभावना, यद्यपि सरकार के सभी मंत्रालय से सबका अपना काम पड़ेगा, लेकिन काम के बावजूद भी हम लगातार इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की स्कीम लाते हुए सरकारी स्तर पे भी और गैर सरकारी स्तर पे भी, जैसे आपको जानकारी है कि हमने अभी तक की जो 60 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, जिसके भरोसे से बड़े पैमाने पर देश के अंदर भी और देश के बाहर भी एक अपने आप में स्पंदन हुआ है, उसकी जानकारी आ गई। और अभी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के पहले अलग अलग मंत्रालय की 25 से ज्यादा आकर्षक नीतियां लेकर के आ रहे हैं। और इसके पीछे मैं वापस दोबारा अपनी बात दोहराता हूं कि हम इस सारी नीतियों के भरोसे से प्रधानमंत्री जी ने कल जो बजट दिया है, वाकई सच्चे अर्थों में अकेले आप अंदाज लगा लो अध्यक्ष जी, कल की जो बात है, माननीय महामंत्री अध्यक्ष जी, अपने सारे विधायक मंत्रीगण, कुल आप अंदाज लगा लो इस बात का कि कैपिटल की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से देश के अंदर कुल 4 राज्य है जिनको 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का अपना फंड मिलने वाला है। उसमें मध्य प्रदेश एक है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिसको अकेले अपने जीएसटी संग्रह के माध्यम से 1 लाख, अभी तो आगे मत बताओ थोड़ा धीरे। अभी 2 दिन पहले एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ और हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार के निर्माण करके अपने राज्य को आगे बढ़ाने वाले देश के सभी राज्यों के अंदर जो सूची का प्रकाशन हुआ, मुझे इस बात का गर्व है कि अधोसंरचना के मामले में सबसे नंबर 1 का स्थान अपन मध्य प्रदेश अभी पा गए हैं, जिसके आधार पर हमारी सबसे तेज गति से प्रगति हो रही है। हमने महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक उधर से बड़े बड़े राज्यों को बीट किया, सबको पीछे छोड़ा। भगवान करेगा और इस प्रकार से अपना प्रदेश बढ़ता जाए। आज आपके माध्यम से मैं मान के चलता हूं कि मैं अकेला नहीं गया हूं, ये मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि होने के नाते से मैं गया हूं, तो ये आप सबका प्रेम गया, आपका हमारा एक दूसरे का ये सपना कि हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को और ऊपर से ऊपर जहां तक ले जा सकते माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ले जाने के लिए सफल रहे। 2 दिन चुनाव का मौका था, हमने कहा ठीक है जापान से आ रहा है, लेकिन हमारी मूल ड्यूटी तो हमारे हर राज्य में, दिल्ली की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा देश
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर के जाना जा रहा है, दुनिया का सबसे युवा देश के नाते से जाना जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की दुर्दशा की एक अंतिम सीमा को पार कर दिया है। मुझे इस बात का संतोष है, अब की बार भाजपा ने ठान लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसी हालत में भाजपा का झंडा कीचड़ में, पार्टी का चुनाव चिन्ह इतना बढ़िया है, ये हमारे लिए परमात्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच कर रखी। ये सारी फैली हुई कीचड़ की संस्कृति में कमल के माध्यम से हम अपनी देव संस्कृति को स्थापित करेंगे, सुव्यवस्था की स्थापना करेंगे और भगवान की दया से अगर हमको दीपावली के समय लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं मिले, लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, तो खाली कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। ये परमात्मा की लीला है। हमारे लिए तो इतना शुभंकर हमारा ये कमल का चुनाव चिन्ह है, जिसके माध्यम से सारी दरिद्रता दूर होती है और सुव्यवस्था स्थापित होती है। शुभंकर की बात होती तो हमारा पूरा मंच शुभंकर है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। एक बार मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक बसंत पंचमी के समय आप सबको भी 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ा, मैं हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर आपका ये प्रेम बरकरार रहेगा, इसी स्नेह अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।